नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। और आज हम देखेंगे इरेशनल नंबर्स, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एंड लास्ट एक्सरसाइज है। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम इसके जो थ्योरम है उसको समझ लेते हैं। थ्योरम क्या है? सपोज P इज अ प्राइम नंबर। P इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। अगर कोई p एक नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन ऑब्वियसली इट विल डिवाइड a। अगर a स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। बट रिमेंबर वन थिंग, दैट नंबर शुड बी प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे सपोज करो, अगर मान लो कोई 3 है, वो 81 को डिवाइड कर रहा है, और 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है, यानी वो 9 को भी डिवाइड करेगा। कोई भी नंबर कि ए स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा, बट उस नंबर की कंडीशन सिर्फ यही होनी चाहिए कि वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज करो, मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज करो कि 64 एक नंबर है, 64 एक नंबर है, ठीक है। अब आप ऐसा कहें कि सर ये तो 8 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। 8 64 से डिवाइड हो रहा है मान लो, ठीक है। 16 से भी डिवाइड हो रहा है, 16 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है? 8 होता है। लेकिन 8 तो 16 के टेबल में नहीं आता, लेकिन इसीलिए हमने क्या कहा था? दैट नंबर शुड बी अ प्राइम नंबर। वो नंबर क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर, जबकि यहाँ 16 प्राइम नंबर नहीं है। तो इस केस में आप क्या कह सकते हो कि 64 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 64 का जो स्क्वायर रूट होगा 8, वो भी 2 से डिवाइड होगा। मतलब कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है? इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, उसके बाद सीधा इस टॉपिक पर आएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। इस बात को खास याद रखिएगा, ठीक है। जैसे सपोज करो, मैंने एक नंबर मैंने ले लिया 625, ठीक है। अब मुझे पता है कि 625 5 के टेबल में आएगा। कैसे? क्योंकि लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट मुझे 5 दिख रही है। लेकिन इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है? इसका स्क्वायर रूट होता है 25। स्क्वायर रूट क्या होगा? 25। तो 25 भी 5 के टेबल में आएगा। समझ में आया ये चीज? मतलब अगर a स्क्वायर बाय p अगर राइट है तो a बाय p भी राइट होगा। ये इस थ्योरम का मतलब है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस थ्योरम इज दिस, ठीक है। बट यहां क्या लिखना है आपको कि p जो है वो क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। देखो, सारे थ्योरम जितने भी चीजें इंपॉर्टेंट आती है मैं उनको इस वे में लिख लेता हूं, जिससे आपको, तो आप भी एक काम करिएगा, अपने टेक्स्ट बुक में इस तरीके से इस थ्योरम के आगे लिख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा ये चीज, ठीक है। कि अगर कोई p एक प्राइम नंबर है, वो a स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये सभी जगह लागू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कहां लागू होगा? जहां पर प्राइम नंबर की बात हो रही है वहां लागू होगा। जैसे क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि मैंने ऐसा लिखा कि सपोज करो एक नंबर मैं ले लेता हूं 144, ठीक है। 144 मान लो मैंने ले लिया, तो ये तो 72 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। 144 जो है 72 से डिवाइड होगा, लेकिन इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगा आपका 12, लेकिन वो तो 72 के टेबल में नहीं आएगा। समझ में आया? तो ये गलत हो जाएगा। आप कहोगे सर ये थ्योरम तो अप्लाई नहीं हो रहा, बट थ्योरम आप पूरा समझें। थ्योरम में प्राइम नंबर भी है जहां 72 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए थ्योरम को ढंग से समझें और फिर उसके बाद जो है उसको समझने की, यूज करने की कोशिश करें। ऐसे डायरेक्टली ऐसा नहीं कि सीधा आपने 72 लिख दिया और यहाँ बोल दिया सर ये तो 72 तो डिवाइड ही नहीं हो रहा। समझना? ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ पूरा थ्योरम समझना है, जो पूरा थ्योरम आपको मैंने यहाँ लिख कर दे दिया है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने टेक्स्ट बुक में कहीं पर लिख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपके काम नहीं आएगा, बेटर है कि आप अपने टेक्स्ट बुक में लिख लें। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर, जिसमें हम एक पहला क्वेश्चन दिया है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। मोस्ट आईएमपी फॉर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब मैंने ये टॉपिक पहले भी एक बार कराया था, एक बार मैंने इसे समझाया भी था। अब हम इसे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो
मैंने आपको उस समय भी ये एग्जांपल दिया था कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम में अगर आप फेल नहीं हुए तो ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन आपके लिए यही आता है कि आप पास हुए, क्योंकि आधा फेल और आधा पास होने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, या तो आप फेल होंगे या पास होंगे। तो अगर आप फेल नहीं हुए हैं तो आप पास हो, ठीक है। अब रूट टू को हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है, तो रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ये क्या है? रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर होगा। अगर हम उसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर, ठीक है। अब रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, और वो ये थी कि p बाई क्यू जो है वो आपके फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, जहां पर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P और Q में, P एंड Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये तीन कंडीशन हमें रैशनल नंबर के लिए चेक करनी होती है। पहला, Q P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सके। दूसरा, Q 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा, P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये तीन चीजें हमें देखनी, ठीक है। अगर इन तीनों चीजों में से एक भी पॉसिबिलिटी नहीं यहां पर होगी, इसका मतलब वो रैशनल नहीं है, वो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो, क्योंकि नंबर तो दो ही हुए, या तो रैशनल या इरेशनल, ठीक है। अब इरेशनल क्या होता है वो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। जिन्हें इरेशनल नहीं पता है क्या होता है, तो आप मेरी पीछे की क्लासेस जो है उनमें भी आप देख सकते हैं। सिंपल इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जो टर्मिनेट भी नहीं होता और जो रिपीट भी नहीं होता, ये आपका इरेशनल नंबर है। इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया करिए, तो आपको हमेशा याद रहेंगी चीजें, ठीक है। अब इसे देखते हैं। तो मैंने इसे क्या माना? रैशनल नंबर माना रूट टू को, तो मैं रूट टू को रैशनल नंबर मान रहा हूं, तो मैं यहां इसे ले लूंगा a बाय b। जरूरी नहीं कि आप a बाय b ही लो, आप p बाय q भी ले सकते हो, x बाय y भी ले सकते हो, आप अपना नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो भी ले सकते हो, बट रिमेंबर वन थिंग, आप कैपिटल A बाय कैपिटल B नहीं ले सकते, ठीक है, बिकॉज दीज रिप्रेजेंट पॉइंट, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखें। अब इसको मैं क्या करता हूं, इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू रूट टू इंटू डी। अब दोनों साइड हम स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? सबके मन में ये आता है, सर स्क्वायर क्यों कर रहे हो? ठीक है, स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं ताकि ये रूट हट जाए, ठीक है। a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब ये रूट हटा कैसे? तो रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 1/2। अब इसका आपने जब स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 2 पावर 1/2 इंटू 2, तो 2 2 कट गया, तो 2 की पावर 1 यानी 2। इस तरीके से आपका जो स्क्वायर रूट होता है वो हट जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब a इज इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? ये 2 को मैं इधर ला सकता हूं, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हमारे थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी आपको थ्योरम समझाया, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि a स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, और 2 क्या है? प्राइम नंबर, मतलब a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। समझ आया? इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। वापस से मैं समझा रहा हूं, देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई में 2 था, तो मैं यहां डिवीजन में ले आया इक्वल टू के इस साइड। क्यों? क्योंकि मुझे थ्योरम के अकॉर्डिंग ये चीज प्रूव करनी थी। a स्क्वायर से a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब a स्क्वायर के एक कॉमन एक फैक्टर है 2, ठीक है। तो अगर a स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। क्यों? थ्योरम जो अभी हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अगर a जो है वो भी आपका 2 से डिविजिबल है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं a इज इक्वल टू 2c। 2 से डिविजिबल तो है, समझ में आई? a इज इक्वल टू 2 से तो डिविजिबल है, तो डिविजिबिलिटी को मैंने लिख लिया c, ठीक है। डिविजिबिलिटी को हमने क्या ले लिया? c। यहां क्या हमने यहां से क्या प्रूव किया? ये तो ये पहला हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है। यहां से हमने ये सीखा कि a जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो a 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियसली a मल्टीप्लाई, एक ऐसा भी लिख सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे लिख सकते हो। अगर ऐसे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो a जो डिवाइड बाय 2 से हो रहा है उसे हमने c, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये दोनों तो सेम ही है, अलग लेने की क्या जरूरत थी? तो देखो ये a है और ये a स्क्वायर है, ठीक है। क्योंकि यहां पर अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 नहीं रहेगा, इसलिए दोनों अलग अलग है, ठीक है। क्योंकि a जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो उसको मैंने एक नाम दे दिया c, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2c।
अब हम यहाँ पर भी वही सेम प्रोसीजर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर था इसलिए, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर की जगह पर ये वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है। क्यों रखेंगे वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखें कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर बाई 2, ठीक है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आप यहां से इसे डिवाइड कर सकते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2। अब यही थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, where 2 is a prime number, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं b is also divisible by 2, b is also divisible by 2। a भी 2 से डिविजिबल है, b भी 2 से डिविजिबल है, मतलब a और b के अंदर एक कॉमन फैक्टर है जो कि है 2। लेकिन हमारा तो क्या नियम था कि दोनों के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों के अंदर कोई भी रैशनल नंबर का लिए हमारा कंडीशन क्या थी, दोनों के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ तो लेकिन कॉमन फैक्टर आ रहा है, और कॉमन फैक्टर आ रहा है मतलब हमने जो एजम्पशन किया था कि √2 इज अ रैशनल नंबर, वो एजम्पशन हमारा रॉन्ग है। और अगर वो रॉन्ग है तो ये रैशनल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर हो जाएगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन कराता हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो। √3 इज एन इरैशनल, √3 इज इरैशनल, ठीक है। तो रैशनल की हमने कंडीशन क्या बताई थी कि रैशनल नंबर जो है वो p बाई q के फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और कॉमन फैक्टर उनमें नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये तीन कंडीशन हमें चेक करनी है। तो √3 को हम मान लेते हैं, एज्यूम या फिर सपोज √3 इज अ रैशनल नंबर। जैसे अब यहां मैं √3 को x बाय y ले रहा हूं, ठीक है। √3 इज इक्वल टू x बाय y। x बाय y मैंने क्यों लिया, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं कि आप a बाय b लो, p बाय q लो, जो भी आप लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वैसे ही इसको हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू √3y, x इज इक्वल टू √3y, ठीक है। अब इसको आप स्क्वायर कर लो, वही सेम प्रोसीजर, दोनों हर क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर है, ठीक है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां पर इसको आप इक्वेशन 1 ले लो, और इसको फिर मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं इस तरीके से, x स्क्वायर बाय 3, x स्क्वायर बाय 3। तो इससे हमें अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, ठीक है, इफ x स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 देन x इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। आपको ये पूरा लिखना है, ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम दिस x स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 देन x इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। मैं यहाँ शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे पास छोटा सा बोर्ड है, तो उस पर ये कंप्लीट क्वेश्चन आ जाए, इसके लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब क्योंकि x स्क्वायर जो x है वो 3 से डिविजिबल है, तो x बाय 3 को मैंने ले लिया मान लो z, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने z ले लिया, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3z, दोनों साइड आपने स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 3z स्क्वायर। तो z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3z स्क्वायर। तो यहां पर आप क्या करोगे, y स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू जो है यहां लिख दोगे 3z स्क्वायर अपॉन 3, सॉरी यहां पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, आई एम सॉरी, यहां पर 9 आ जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा, एक मिनट मुझे पूरा जवाब इसमें डालता हूं, फिर से समझा रहा हूं। x स्क्वायर इज इक्वल टू 3z स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9z स्क्वायर। अब ये हमारी x स्क्वायर की वैल्यू आई, और यहाँ पर भी x स्क्वायर था इक्वेशन 1 में, तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे 9z स्क्वायर अपॉन 3, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 इज 9, तो ये हो जाएगा 3z स्क्वायर। यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है, z स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर बाय 3। अगर y स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो y जो है वो भी 3 से डिवाइड होगा। अगर y स्क्वायर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो y भी 3 से डिवाइड होगा। सबसे पहले हमने क्या लिया, इनको रैशनल नंबर अज्यूम किया, अज्यूम करने के बाद उनको स्क्वायर किया और एक इक्वेशन निकाली। सिमिलरली जो ये x आया, अगर ये
एक्स स्क्वायर जो 3 से डिवाइड हो रहा है तो एक्स भी 3 से डिवाइड होगा और उसकी एक इक्वेशन को हमने एक नया नाम दे दिया, ठीक है। अब उसका स्क्वायर किया क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए हमने यहाँ पर भी स्क्वायर किया और एक्स स्क्वायर की जो भी वैल्यू आई वो इक्वेशन 1 की जो ये वैल्यू है इसमें रखी। आप चाहो तो इसमें भी रख सकते हो, मैं इसमें इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको डायरेक्टली समझ में आ जाए z स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर बाय 3। अब y स्क्वायर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो y भी 3 से डिवाइड होगा और x में भी एक कॉमन फैक्टर x जो है वो भी y जो है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है और x जो है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब x और y के अंदर एक कॉमन फैक्टर है 3, x और y के अंदर एक कॉमन फैक्टर है 3 और कॉमन फैक्टर है यानी ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर नहीं होगा और ये रैशनल नंबर नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर होगा। इसी तरीके से बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी आपको सेम तरीके से सॉल्व करने हैं, सब में एक सेम मेथड है, सिर्फ वैल्यू आपकी जो है वो चेंज होगी, ठीक है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे ये √5 आ जाए तब भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, √7 आ जाए तब भी इसी तरीके से, √11 आ जाए तब भी इसी तरीके से, ठीक है। कोई भी प्राइम नंबर और रूट लगा हुआ तो इरैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। अगर मान लो प्राइम नंबर के अलावा कोई नंबर है तो भी वो इरैशनल नंबर ही होगा अगर वो स्क्वायर रूट उसका नहीं निकल जाता, ठीक है। अब जैसे कुछ आपके बुक में एग्जांपल दिए हैं उनकी हम बात करते हैं। जैसे मान लो कि आपको एक नंबर दिया है 5 + √2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल सी बात है, आप √2 को इरैशनल नंबर प्रूव कर दो, जिस तरीके से अभी हमने किया वैसे ही आप √2 को इरैशनल नंबर प्रूव कर दो और उसके बाद सिर्फ एक लाइन लिखनी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जैसे 6 - √3, 6 + 2√3 या फिर 1/√2, ये सारे क्वेश्चन जो हैं एक ही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और वो तरीका ये है कि किसी भी एक जो नंबर आपको दिया है, जो भी इरैशनल नंबर है उसको आप इरैशनल प्रूव कर दो और उसके बाद नीचे एक लाइन लिख दो कि इरैशनल नंबर में if we add, multiply, subtract and divide any irrational number, then it will remain irrational। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी इरैशनल नंबर में अगर आप किसी भी नंबर को किसी भी और नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तब भी वो इरैशनल ही रहेगा, उसकी इरैशनल की जो प्रॉपर्टी वो चेंज नहीं होगी। कैसे? एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे मान लो 1+, अब मैंने आपको बताया था कि थोड़ी देर पहले कि इरैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। 1+, 1.347689 12 43 56 इस तरीके से कंटिन्यूस चला जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर इसमें 1 ऐड भी कर दोगे तब भी क्या होगा, ये हो जाएगा 2.347689 चलता चला जाएगा, समझ में। अगर इसमें से मान लो ये वैल्यू होती है आपकी 10, इसमें से अगर सपोज करो आप -1 भी कर देते तब ये 9 हो जाता, लेकिन रहता तो इरैशनल ही ना, ये वाली वैल्यू तो आपकी इरैशनल ही रहेगी, ठीक है। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मान लो ये 1 था और 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 2.34, इस तरीके से 6 8 आ जाएगा, मतलब 6 8 इस तरीके से नंबर चेंज हो जाएंगे। तो मतलब कहने का यही है कि किसी भी इरैशनल नंबर में जो भी आप इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उन सबको आपको कैसे करना है, ये √2 है इसको इरैशनल प्रूव कर देना, जैसे हम रेगुलरली अभी हमने सीखा उसी तरीके से उनको भी इरैशनल प्रूव कर देना है। लास्ट में खाली एक लाइन आपको लिख देनी है कि इरैशनल नंबर में कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो इरैशनल ही रहता है, उसकी इरैशनल की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है और वो नहीं होती, वो इरैशनल ही रहेगा, तो ये पूरा का पूरा नंबर हेंस 5 + √2 will remain irrational number। 5 + √2 is an irrational number, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये था आपका इरैशनल नंबर का जो चैप्टर है, वो मैंने बहुत ही बेसिक से शुरू किया और बेसिक से आपको कंटिन्यू हर एक टॉपिक और हर एक चीज पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझाया आपको। और अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अब आगे की जो क्लासेस हैं उसके अंदर मैं आपको साइंस के चैप्टर्स हैं वो कराऊंगा, ठीक है। जय श्री राम सर।